नमस्कार, मैं विवेक कुमार। हमारे साथ जो आज शख्सियत मौजूद हैं, इनका नाम है दिनेश जिंदल और इन्होंने अभी हाल ही में यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो सफलता हासिल की है, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में इनका चयन हुआ है और एक ऑफिसर के तौर पर ये आज हमारे बीच में मौजूद हैं। ये सफ़र किस तरीके से आगे बढ़ा है, ये बातचीत करेंगे। तमाम जो हमारे विद्यार्थी देख पा रहे हैं उन्हें भी इससे प्रेरणा मिलेगी। तो दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, हमारे जो तमाम दर्शक खासतौर से विद्यार्थी देख पा रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं, आप उन्हें ये बताएं कि जो होली चाइल्ड स्कूल है, यहाँ आप विद्यार्थी के तौर पर रहे हैं, किस तरह की यादें हैं आप? सर, मेरी शुरुआत हुई थी, जो मेरी जिज्ञासा थी, जो जनता के लिए कुछ काम करने की, जीवन में कुछ बनने की, उसकी शुरुआत हुई थी होली चाइल्ड स्कूल से। जी। जब मैं छात्र था 7वीं कक्षा में, जब मैं आया था इस विद्यालय में, तब मुझे लगा कि हाँ, ये मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे मैं लॉन्च कर सकता हूँ अपने आप। जी। और यहाँ जो अध्यापक थे, जो बच्चे थे, एक जो इकोसिस्टम था कि आपको सपोर्ट करना है, खेल में हो, पढ़ाई में हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हो, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, आपको उस फील्ड में जाने का पूरा मौका मिलता था। और जो टीचर्स थे वो भी आपको सपोर्ट करते थे। जो प्रिंसिपल सर थे हमारे, सर सिंधु सर, उन्होंने भी हमेशा यही बात कही थी, आप पढ़ाई में जाना चाहते हो तो पढ़ाई में टॉप करो, अगर आप खेल में जाना चाहते हो तो खेल में, और उसके अलावा अगर आपको और किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जाना है तो आप वहाँ प्रयास कीजिए। तो मेरा रुचि पढ़ाई में थी शुरू से, और कुछ करने की यूपीएससी में इंटरेस्ट था सर मेरा। अभी मेरा केंद्रीय पुलिस बल में सिलेक्शन हुआ है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में। और अभी मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, पब्लिक सर्विसेज की प्रिपरेशन करूँगा सर, और आईएएस बनना मेरा लक्ष्य है। उसके लिए अभी भी मैं कर रहा हूँ, आशान्वित। सबसे बड़ी जो कहेंगे एक बड़ी रेपुटेटेड ये जॉब है, ख़ासतौर से आईएएस का जो सपना होता है, ये बहुत से बच्चे देखते हैं पूरे देश में। तो दिनेश जिंदल की आंखों में ये सपना कब पनपा और कैसे, कहाँ से आपको जो है ये प्रेरणा मिली कि मुझे इसी फील्ड में जाना है? ये सर एक मेरे चाचा जी हैं, जो अभी ग्राम सचिव के पद पर कार्यरत है। जी। जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे याद है, वो एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैंने देखा वो तो रात दिन पढ़ते हैं, बहुत मुश्किल पढ़ाई है। जी। तब मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आसान होता है, जो मुझे ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, मैं आसानी से लाइफ में कुछ कर जाऊँ कम मेहनत में। जी। तब उन्होंने बताया भाई कि आसान कुछ नहीं होता, अगर आप करोगे तो सब कुछ आसान है, अगर नहीं करोगे तो सब कुछ मुश्किल है। तो फिर उन्होंने बताया कि आसान तो नहीं, मैं आपको सबसे मुश्किल बताता हूँ। तब उन्होंने सबसे मुश्किल बताया कि यूपीएससी होता है सबसे मुश्किल परीक्षा है पूरे भारत में। जी। तब उन्होंने बताया कि आपको यूपीएससी करके आईएएस बनना चाहिए। फिर मुझे लगा, एक बार तो खुद पे शंका हुई, क्या मैं वो बन सकता हूँ? मैंने पूछा था सबसे आसान, और उन्होंने बताया सबसे मुश्किल। तो फिर उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जाहिर किया कि आपको ये करना है। तो मैंने भी उनके शब्दों को लिया कि हाँ, अब तो यही करना है। फिर ये पता नहीं था कि आईएएस क्या होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आईएएस क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि जो आईएएस होता है वो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क संभालता है, बिल्कुल, एक जिले का। तो मैं छोटा बच्चा था, मैं मात्र 12-13 साल का छठी कक्षा का एक विद्यार्थी था। छठी कक्षा में भी नहीं, मैं तो उस टाइम शायद तो चौथी या 5वीं कक्षा का विद्यार्थी था। जी। तो मैंने पूछा कि क्या प्रशासन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? तो उन्होंने मोटा मोटा बताया कि वो होता है जिले का मालिक। अब तो ये जब बच्चा था तब तो उस बच्चों के लिए तो ठीक था। बिल्कुल। तब मुझे लगा कि हाँ, मुझे आईएएस करना है, जिले का प्रशासनिक अधिकारी बनना है, जनता के लिए कुछ करना है। उन्होंने बताया कि एक आईएएस लोगों की ज़िंदगी में एक फ़र्क ला सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तब मैंने ये तय किया कि हाँ, मुझको यूपीएससी की तैयारी करनी है और मुझको एक आईएएस बनना है। तो दिनेश जी, यूपीएससी की तैयारी के लिए ये कहा जाता है कि भाई बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ती है, लेकिन इसके लिए जो एक जहन में बात आती है कि भाई बिना किसी कोचिंग के ये कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो दिनेश ने क्या कहीं बाहर जा कर के कोई कोचिंग ली, कोई कहीं से प्रशिक्षण लिया, किस तरीके से आपने किया, वो भी ज़रूर बताया।
मैं तो कहना चाहूँगा सर, जैसे मैं अभी शिक्षा विभाग में बतौर एक लिपिक कार्यरत हूँ। 2020 से ही कार्यरत हूँ, लगभग मुझको 4 साल हो जाएंगे जी। स्कूल करके ही 6 महीने बाद मुझे जॉब मिल गई थी कोरोना में। कोरोना का पीरियड बहुत ही अनिश्चित था। मैंने सोचा कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मुझे वो जॉब ज्वाइन करनी चाहिए जी। मात्र स्कूल से निकले हुए 6 महीने भी नहीं हुए और मैंने वो परीक्षा पास करी। उस परीक्षा में 14 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे, 10.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया। क्या बात। उसमें से टॉप 1800 में से ऊपर रैंक आया मेरा, विद्यालय से निकलते ही बिना किसी कोचिंग के। तब ये कॉन्फिडेंस तो आता है कि आप कुछ कर सकते हो जी। विद्यालय से निकलते ही मेरा एनडीए का भी रिटन एग्जाम क्लियर हुआ, एयरफोर्स का भी रिटन एग्जाम क्लियर हुआ। तो उसमें तो मैं गया नहीं आगे। तो ये पता चलता है कि विद्यालय एक पहली परीक्षा होती है, पहली सीढ़ी होती है आपकी जी शिक्षा में, आपकी सक्सेस में। तो मेरी हुई विद्यालय से ही। मैंने गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज हिसार में एडमिशन लिया था, वहाँ से मेरी फर्स्ट ईयर हुई जी। उसके बाद में से जैसे मेरे को जॉब मिल गई तो मैंने वहाँ से छोड़ दिया और फिर मैंने कोरस्पोंडेंस से अपनी ग्रेजुएशन करी। तो मेरी जो शिक्षा है, जो फॉर्मल एजुकेशन है, वो स्कूल से ही हुई है। उसके बाद मात्र 1 साल मैं कॉलेज में पढ़ा हूँ जी। और बाकी सारा व्यवहार है। कोचिंग मैंने ऑफलाइन कहीं नहीं ली, ऑनलाइन यूट्यूब से कभी कभी मैं हेल्प ले लेता था जी। और इंटरव्यू के लिए मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था। तो उसमें आपको पता चल जाता है कि क्या कुछ जी। रहता है इंटरव्यू का। बिल्कुल इंटरव्यू प्रिपेयर हो जाता है आपका पहले से। अच्छा दिनेश, ये बताएं कि जिस तरीके से आपने कहा कि ठीक है आपने कोचिंग नहीं ली, ऑनलाइन पढ़ाई की, घर पे ही घर पे सेल्फ स्टडी करी, सेल्फ स्टडी आपने ज़्यादा की है और उसी के परिणाम स्वरूप आप यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा सर, जो विद्यालय में जो पढ़ते हैं हम 6ठी से लेके 12वीं तक जी, वो सर पिनेकल है, वो टॉप है। उसमें अगर आप जी जान लगाते हो, उसमें आप ध्यान से पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत रहती नहीं। कोई भी परीक्षा हो, यूपीएससी आईएएस से लेके एक लिपिक तक की परीक्षा जी, वो आपका ऐसा बेस बनाती है स्कूल की 6ठी से लेके 12वीं तक की। आपकी नींव ऐसी हो जाती है कि उस पर आप बुर्ज खलीफा भी खड़ी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो आपकी नींव ऐसी तैयार कर देता है कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जी जी। तो आप विद्यालय में एनसीईआरटी की जो पढ़ाई जाती है, सबसे उत्तम बुक होती है वो गागर में सागर भरती है। जिसको आईएएस बनना होता है वो भी ढूंढता है कि मैं एनसीईआरटी की किताबें पढूं। जी। स्कूल में वो हमें जब प्रतियोगी परीक्षाओं की हम तैयारी करते हैं तो उसमें हम वो ढूंढते हो किताबें जी, वो पढ़ते हैं हम 2-2 महीने में एक कक्षा की किताबें पढ़ते हैं। उससे आप में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। आज जब आप 1 साल की पढ़ाई 2 महीने में, 1 महीने में, 10 दिन में करोगे तो वो रह जाएगी, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं। अगर आप उनको विद्यालय में अच्छे से पढ़ोगे, स्कूल में अच्छे से पढ़ोगे तो आपकी नींव कमज़ोर रहेगी नहीं कभी। कोई भी आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो जी। और यहीं कहीं ना कहीं सीरियसनेस की कमी नज़र आती है बहुत से विद्यार्थी। आजकल के विद्यार्थी सोचते हैं कि हम फ़ोन से कर लेंगे। फ़ोन बहुत अच्छा है कि आपके पास रिसोर्सेज है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, मैं तो कहना चाहूँगा कि आप जो मेन सोर्स है वो रखिए अपने किताबों को, पुस्तकों को, गुरुजनों को और विद्यालय को। अगर आपकी कोई कमी रह गई, आप घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको कोई डाउट आया, वो आप डाउट दूर करने के लिए, आपका जो कोई शंका है उसको दूर करने के लिए आप उसका फ़ोन का, इंटरनेट का, यूट्यूब का सहारा ले सकते हो जी। आपका जो यूट्यूब और ऑनलाइन पढ़ाई है वो आपकी विद्यालय की पढ़ाई को सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट करे, वो उसको रिप्लेस ना करे। बिल्कुल, क्योंकि जो विद्यालय की पढ़ाई है उसका कोई सानी नहीं है, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दिनेश, जब बात यूपीएससी के एग्ज़ाम की आती है तो एक सवाल अक्सर जो है तमाम जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आते हैं उनसे पूछा जाता है कि भाई आपकी रणनीति क्या रही है, कैसे आपने तैयारी की, कितने घंटे पढ़ते थे, किस समय पढ़ते थे, है ना। तो ये जो रणनीति है वो भी बहुत सहायक सिद्ध होती है तमाम दूसरे जो एग्ज़ाम देने के लिए पहुंचते हैं युवा, उनके लिए। तो आप क्या कुछ बताना चाहें? सर, जैसे सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, घंटे होते हैं उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 12 घंटे किताब खोले बैठे रहोगे, अगर आप वो पढ़ोगे नहीं तो 12 घंटे भी पढ़ लो, आप 18 घंटे भी पढ़ लो जी, आपका कल्याण नहीं हो पाएगा। आपको अपनी प्रोडक्टिविटी, आपकी जो उपयोगिता है, आप जो पढ़ते हो उसमें से आप कितना निकाल पा रहे हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे जब मैं शुरू से, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब से मेरी लेट नाइट स्टडी की आदत रही है। शाम को खाना खाने के बाद शाम को जो डिनर होता है वो मैं जल्दी कर लेता था ताकि नींद ना आए पढ़ते टाइम। चाय पी के
फिर मैं शुरू करता था स्कूल से जाते ही थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ी देर अगर नैप ली आधा घंटा 1 घंटा, 5 बजे से मैं पढ़ना शुरू करता था। 5 से 8 साढ़े 8 बजे के आस पढ़ता था। 8:30 से 9 साढ़े 9 बजे तक मैं 1 घंटे का ब्रेक लेता था, उसमें खाना भी खा लेता था, थोड़ा बहुत घूम लेता था। उसके बाद से 9:30 बजे के आसपास मैं पढ़ना शुरू करता था, 1 बजे तक, 1:30 बजे तक, 2 बजे तक वो पढ़ता था सर जी। मैथ्स, फिजिक्स, स्कूल के टाइम में केमिस्ट्री। और मेरी आदत, मैं ये कहता हूँ कि जिस टाइम आपका अटेंशन लेवल सबसे ज़्यादा हो, जिस टाइम सबसे ज़्यादा आप एकाग्र होकर ध्यान लगा पाओ, वो पढ़ना चाहिए। अगर कोई अर्ली मॉर्निंग प्रातःकाल 4 बजे उठ के पढ़ना चाहता है जी, तो वो करे, सुबह जल्दी उठे, रात को जल्दी सो जाए। अब मेरे को ऐसा रहता है कि मैं रात को लेट तक जाके पढ़ाई कर सकता हूँ, 1 बजे तक, 2 बजे तक, 4 बजे तक भी जाके पढ़ाई करी है अगर जब ज़रूरत होती थी तब। बिल्कुल बिल्कुल। और सुबह फिर ऐसे होता था जब 1 बजे 2 बजे जागते थे तो सुबह 7 बजे स्कूल, 8 बजे स्कूल लगता था, 6:30 बजे 7 बजे उठ के तैयार होके आ जाते थे जी। उसके बाद में जब चयन हुआ जॉब में, तो जॉब भी मेरी स्कूल में, मैं बतौर लिपि कार्यरत था, तो स्कूल में भी मेरी टाइमिंग स्कूल वाली रहती थी 8 से 2:30 की। तो स्कूल में मैं ऐसा करता था, 2:30 बजे आने के बाद 3 साढ़े 3 बजे तक आराम से खाना खा के रेस्ट करके रिफ़्रेश हो गया, फिर आधा पौना घंटा 1 घंटा तक का हो सकता था तो मैं नैप लेने की कोशिश करता था। फिर 5 बजे के आसपास, 4:30 बजे के आसपास तरोताज़ा होकर उठ के 3 साढ़े 3 घंटे के आसपास मैं कोशिश करता था कि एक सिटिंग लगा दूँ पढ़ने की। उसके बाद में 1 घंटा 1.5 घंटा ब्रेक रहता था जिसमें मैं खाना खाता था, घर बात करता था। जैसे मेरी पोस्टिंग दूर थी सर, पहले सिरसा थी, सोनीपत थी, तो डेली का मेरा ये शेड्यूल था कि घर मेरे को आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, कभी कभी पौना घंटा मैं बात करता था, वीडियो कॉल करता था। बिल्कुल। सारा तनाव सब कुछ दूर हो जाता जब आप घर बात करते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके माता पिता को, भाई बहन को, रिश्तेदारों को, मित्रों को जब आप बात करते हो जी। मैं, है ना, एक बात कहना चाहूँगा, पढ़ते हैं तो सबके ऊपर तनाव होता है, स्ट्रेस होता है जी। मैं स्ट्रेस दूर करने के लिए करता था बात लोगों से। जितना आप लोगों से मिलोगे उतना ज़्यादा आपका स्ट्रेस कम होगा। बिल्कुल। जैसे घर वालों से करते हैं, मित्रों से करते हैं, रिश्तेदारों से करते हैं, दोस्तों से करते हैं। मेरे जो दोस्त है, कई वर्किंग भी है, एक DRDO में, पहले वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में वर्किंग थे, और है जो इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो वर्किंग है मेरे साथ, वो भी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। स्कूल के भी दोस्त हैं, मेरे कॉलेज के दोस्त, उनसे बात करता था। जो मेरे कलीग्स हैं बहुत अच्छे, मैं शिक्षा विभाग में था तो मेरे कई शिक्षक भी मित्र थे जी। मेरी आयु तो उनके बच्चों के बराबर थी, लेकिन मैं उनसे भी बात करता था। और मेरे जो चाचा जी, उनसे बात करता था। और माता पिता को तो हमेशा रहता ही, उससे स्ट्रेस नहीं आता। बिल्कुल। आपको अपने जो मेंटल वेलबींग है, जो आपका मानसिक जो स्थिति है, आपको वो भी चलना है। सही। और एक मैं ये कहना चाहूँगा, आपको अपनी फिजिक का भी ध्यान रखना है। जैसे अभी मेरा इसमें चयन हुआ तो इसके लिए मेरे को एक फिजिकल और एक मेडिकल टेस्ट देना था, और मैं था ओवरवेट। मेरा 92 किलो, 92 kg वेट था मेरा जिस दिन मेरा रिजल्ट आया जी। और फिर मेरा फिजिकल हुआ 2.5 महीने बाद। तो मैंने 92 किलो से 74 किलो वजन किया, 18 किलो वजन किया 2-2.25 महीनों में। बहुत ज़बरदस्त। सुबह मेरी ये रहती थी कि सुबह 1-1.5 घंटा वॉकिंग करके आऊँ, जॉगिंग करके आऊँ, फिर खाने में थोड़ा अच्छा भोजन लूँ, फिर स्कूल जाता था, जॉब करता था 8 से 2:30, फिर आके थोड़ी देर रेस्ट किया, नैप ली, फिर 2-3 घंटे पढ़ा, फिर ग्राउंड में चला गया, फिर आके सो गया। तब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो ये मेरा ये रूटीन था। तो मैं ये बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि पढ़ाई, अपनी शारीरिक शिक्षा को भी, अपनी शारीरिक स्थिति को भी, अपनी फिजिकल हेल्थ को भी ध्यान दो, और अपनी मेंटल हेल्थ को भी ध्यान दो पढ़ाई के साथ साथ। और आप कर सकते हो। आप अगर डेली अपने मित्रों से, दोस्तों से, सहयोगियों से आधा घंटा बात निकालते हो, आपके मन में कोई चीज़ रहती नहीं है, तो आपका मेंटल वेलबींग वैसे ही खुश हो जाता है। बिल्कुल। ये जो UPSC है, इसका सिलेबस की बात करें, बड़ा वाइड है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। तो ये भी बताएं कि तमाम चीज़ों को बहुत समय तक अच्छे तरीके से याद करने के लिए, कि जहन में भाई चीज़ें रह जाएं, हैं, ये ना हो कि पढ़ा और यहाँ से साफ हो गया, उसके लिए दिनेश जी क्या टिप्स देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये टिप्स दूंगा सर, आप जो भी पढ़ते हो उसमें आप रुचि लो। आप अगर आप और उसको ये देखो कि आपके जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है जी। आप आपके जीवन में उसको कैसे ऑब्जर्व कर पा रहे, आप क्या उसको अप्लाई कर पा रहे हैं।
जब आप अपनी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से या फिर आपके आसपास जो घटना घटित होती है जी। उनको ऑब्जर्व करके सीखने लगते हो और उनको अप्लाई करने लगते हो, तब आपको बहुत दिक्कत पेश नहीं आती जी। और जब आप रुचि लेके पढ़ने लगते हो ना, उसका कोई सानी नहीं है, आप एक रटते हो, वो चीज़ आप भूल जाते हो, बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे। लेकिन जब आपने किसी चीज़ की एप्लीकेशन पढ़ ली, आप उसने अप्लाई करके देख लिया, तो उसमें नहीं रहता। हाँ, ये यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, हर चीज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते, हर चीज़ आप टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप फिर उसका मैं कहता हूँ कि आप उसमें रुचि लेके पढ़ो जी। आपने कोई एक चीज़ पढ़ी एक चीज़ के बारे में, तो आप ये सोचो कि ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट लो, गूगल पे सर्च करो। यहाँ मैं कहना चाहूँगा, आपने जो पढ़ लिया उसको आप कॉम्प्लीमेंट करो, सप्लीमेंट करो, उसके लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज़ करो। बिल्कुल। और दिनेश जी, आप एक साइंस के विद्यार्थी रहे हैं और साइंस के विद्यार्थी ने यूपीएससी क्रैक किया और आईएएस का सपना लेकर के आप चल रहे हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि आर्ट्स के विद्यार्थी जो है ज़्यादा इस फील्ड में जाया करते थे, किसी दौर में ये बातें हुआ करती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन अब थोड़ा सा वक्त के साथ चीज़ें बदली। अब तो काफ़ी चेंज हो गया है सर। अब कहा जाता है कि जो इंजीनियर्स है वो हर जगह आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। मैं कहना चाहूँगा सर, आर्ट्स और साइंस की हर जगह अपनी अलग अलग वैल्यू जी, और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। जैसे मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, मैंने 11वीं और 12वीं विज्ञान विषय से करी, नॉन मेडिकल से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से जी। और मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था, बीएससी नॉन मेडिकल में भी मैंने फर्स्ट ईयर में क्लियर किया है मैंने। उसके बाद मैंने आर्ट्स से बीए किया सर जी, मानव विज्ञान, राजनीति शास्त्र और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये मेरे सब्जेक्ट्स थे सर जी। और मैं कहूँगा कि आप अगर विज्ञान पढ़ते हो स्कूल में, तो वो आपको बाद में ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए कॉम्प्लीमेंट करता है। आपका एक सोचने का नज़रिया, आपका आउटलुक वैज्ञानिक हो जाता है, तार्किक हो जाता है। आप सोचने लगते हो, तर्क लगाते हो, लॉजिक लगाते हो, रैशनल हो जाते हो, तो वो बहुत हेल्प करता है साइंस। मैं ये कहना चाहूँगा कि प्योर साइंस और आर्ट्स को मत देखा जाए, जैसे कि नया शिक्षा नीति में भी इस भेदभाव को, इस डिफरेंशिएशन को ख़त्म कर दिया गया। स्ट्रीम नहीं है, आपको सब्जेक्ट लेने हैं। अगर आपका एक विज्ञान के विषय में इंटरेस्ट है तो आप एक विज्ञान के लो विषय, बाकी आर्ट्स के और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लो, आप कॉमर्स के भी ले सकते हो। जैसे मेरा आपको मैं बताता हूँ, मैंने 10वीं तक सोशल स्टडीज़ में बहुत इंटरेस्ट था, साइंस में भी इंटरेस्ट था। तो जब मैंने 11वीं 12वीं में साइंस लिया तो मेरा दिल दुखा कि मैं सोशल साइंस से दूर जा रहा हूँ, छोड़ दूंगा अब से मैं। फिर मैंने सर साइंस में इंटरेस्ट लिया। मैं ज़िले में जो साइंस क्विज़ होती है उसमें मैंने टॉप स्थान पाया। क्या बात, बहुत बढ़िया। 12th में मेरी जीके क्विज़ में भी फर्स्ट पोजीशन थी। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में जो क्विज़ होती है, जो कॉलेज के विद्यार्थियों से हमने कम्पीट किया, उसमें भी हमारी साइंस क्विज़ में फर्स्ट पोजीशन रही। और मैंने एक डीएसटी का इंस्पायर का इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है 5 दिन का, उसमें हमारे वैज्ञानिक आते हैं बहुत चर्चित इंस्टीट्यूट से, आईआईटी से, आईसर से। तो वो सीखा, मेरा विज्ञान में रुचि बढ़ी। मैंने सोचा कि हाँ, एक वैज्ञानिक भी बन सकते हैं जी। फिर मैंने एडमिशन लिया बीएससी में। बीएससी में भी मेरे को प्रमोशन ऑफ साइंस एजुकेशन स्कॉलरशिप बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हरियाणा, वो स्कॉलरशिप मिली जो विज्ञान की पढ़ाई को आगे अवसर देने के लिए दी जाती है जी। तो मेरा विज्ञान में बहुत इंटरेस्ट रहा। फिर इसी बीच कोविड पेंडेमिक आया, कोरोना ने हम सबको प्रभावित किया। मैंने अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए एक जॉब ली जी। और जॉब लेने के बाद फिर मैंने, जैसे साइंस की पढ़ाई रेगुलर से नहीं हो पाती और मेरा शुरू से ये टारगेट था कि मेरे को सिविल सर्विसेज में जाना है जी। तो अब सिविल की तैयारी, सिविल की कर सर, अब जो है जैसे आप अभी इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो गए हैं, अब कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे, क्या समय मिलेगा? नहीं सर, सिविल की अलावा मेरा एक रक्षा क्षेत्र में जाने के लिए भी एक था मेरा रुचि। जैसे हमारे हिसार के अंदर एक कैंट है सर जी, हिसार में जो मिलिट्री स्टेशन है वहाँ सर एक आर्मर्ड रेजिमेंट है। तो वहाँ जब मैं छोटा बच्चा था, याद है जैसे ट्रेन के ऊपर टैंक आते थे, तो जब छोटे बच्चे थे एक उत्सुकता रहती थी कि हाँ भाई टैंक आए हैं, देखना है। हम भागे जाते थे जब भी पता चलता था कि हाँ भाई ट्रेन आ रही जी। हम फौजियों को हाथ हिलाते थे। तब से ये था कि हाँ भाई रक्षा क्षेत्र में भी जाना है, देश के लिए योगदान देना है जी। फिर जब मेरी पोस्टिंग हुई सर सिरसा, तब भी एक दफ़ा याद है जब कैसे सुखोई 30 को देखा था मैंने, जब वो सोल्टी कर रहा था एकदम से आके घूमते हुए, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया।
मैंने सोचा कि हाँ भाई एयरफोर्स में भी जाना है। फिर एक ये रही मेरे में अंदर कमी थी कि मेरे चश्मे चढ़ गए थे, मैं डिफेंस सेक्टर में नहीं जा पाता जी। अभी फिर मैंने सोचा कि मैंने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स देखा कि इसमें चश्मे आपके जो मेरे लगा हुआ है वो अलाउड था। फिर मैंने सोचा कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, साथ साथ इसकी भी प्रिपरेशन करते हैं जी। और फिर सौभाग्य से मेरा इसमें पहले अटेम्प्ट में ही चयन हो गया। तो वही कोशिश रहेगी सर अभी मेरी कि जॉब के साथ साथ जैसे मैं अभी भी वर्किंग हूँ, टाइम निकालने की कोशिश करूँ। टाइम सर निकालना पड़ता है, टाइम चुराया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप आगे थोड़ी देर रेस्ट करो, फिर आप पढ़ो। लोगों को हैंगओवर उतारने में टाइम लगता है कि आप आगे सो गए, रेस्ट कर लिया, बात कर ली, टीवी देख लिया, फ़ोन देख लिया जी। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि फ़ोन चलाने की आदतों से बचे। मैं भी कभी शिकार हो जाता हूँ कि फ़ोन पे कुछ देखने लगे तो आधा घंटा कब हुआ, 1 घंटा कब होगा पता नहीं चलता। लेकिन फ़ोन से आप जितना कम तक दूर रहोगे उतना वो रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपके मित्रों से, आपके अगर आपको बात करनी है तो आपके शुभचिंतकों से, मित्रों से, दोस्तों से, फ्रेंड्स से बात करो जी। वो अच्छा रहेगा। आपके शुभचिंतकों से, आपके रिश्तेदारों से बात करो जी। आपकी फैमिली के साथ स्पेंड करो, भाई बहन, मम्मी पापा जी। आपका ये इंटरव्यू जो था वो किस प्रकार का रहा? अक्सर ये कहा जाता है कि यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है वो जो आखिरी पायदान तो होती है, लेकिन उससे बड़ा जो है भय होता है, डर होता है, बहुत से लोग उसी में रह जाते हैं। सर किस तरीके मैं कहना चाहूँगा कि मेरा जो यूपीएससी का इंटरव्यू था वो श्रीमती रेखा शर्मा मैडम के बोर्ड में हुआ था। सॉरी सर, रेखा शर्मा नहीं, सॉरी आई एम फॉरगेटिंग हर नेम सर। नो प्रॉब्लम। उनके बोर्ड में हुआ था, जो एक फीमेल मेंबर है, और 4 मेंबर का बोर्ड था जी। जो मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। जब मैं इंटरव्यू दे के आया तब मेरे को ये लग रहा था कि मेरा चयन हो ना हो, लेकिन जो मेरा ये इंटरेक्शन हुआ है 25-30 मिनट का जी, ये बहुत वैल्यूबल है मेरी लाइफ में। बहुत कुछ सीखने को मिला है उसमें व्यवहारिक क्वेश्चन थे, जिस क्षेत्र में मैं कार्यरत हूँ, शिक्षा से संबंधित, जिस क्षेत्र में मैं जाना चाहता हूँ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इससे रिलेटेड उन्होंने मेरे को सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट दिए कि मैं इस परिस्थिति में होऊंगा तो मैं क्या करूँगा। मुझे लगा कि मैंने जो जवाब दिए उससे वो संतुष्ट हुए। उनसे उन्होंने मेरे ज्ञान की भी परख करी, उन्होंने मेरे व्यक्तित्व की भी परख करी और मेरी जनरल अवेयरनेस की, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जी। और मुझे वो लगा कि मैं उनको संतुष्ट कर पाया। मैं अपनी पर्सनैलिटी को उनको बता पाया कि मैं ये व्यक्ति हूँ। अगर मैं इस जॉब के लिए सूटेबल हूँ तो मेरा चयन हो, अन्यथा ना हो जी। और वो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था जी। और जैसा कि मेरा चयन हुआ है तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू का बहुत अच्छा योगदान था। बिल्कुल बिल्कुल। और इंटरव्यू से डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो इंटरव्यू में देखने को मिलता है कि आप दूर रहते हो, भयभीत रहते हो, वैसा कुछ नहीं है। जाते ही सबसे पहले आपको कंफर्टेबल फील कराया जाता है, आपको इतना अच्छा ट्रीट किया जाता है। जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो तब आपसे क्वेश्चन पूछने को कहते हैं, आपका बैकग्राउंड पूछते हैं, आप क्या कर रहे हो, क्या आप करना चाहते हो। शुरुआत होती है, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाया जाता है जी। और धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व वो जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये पैटर्न है इंटरव्यू का। साक्षात्कार कुछ इसी तरीके का होता है। आखिर में तमाम जो विद्यार्थी खासतौर से देख पा रहे हैं आपको, उन्हें आप किस तरीके का टिप्स देना चाहेंगे? बहुत जूनियर, सीनियर, बहुत ही सुपर जूनियर बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी आंखों में भी सपने हैं, वो कुछ ज़िंदगी में करना चाहते हैं। आप जो बताएंगे वो इस ज़माने के अनुसार बताइएगा, क्योंकि एक सोशल मीडिया का दौर है जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनके जहन पे बहुत विपरीत असर डाल रहा है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे दिनेश? सर मैं पहले तो कहना चाहूँगा कि आजकल के जो बच्चे हैं वो स्कूल को बहुत सीरियसली, जो स्कूल में आप सीख जाते हो ना वो ज़िंदगी भर काम आता है। और आपको आगे ज़िंदगी में जो स्कूल में आपने सीखा है सिर्फ पढ़ाई नहीं, बहुत कुछ सीखते हो, वो आपको जीवन पर्यंत काम आता है, जीवन भर काम आएगा आपके। आप स्कूल में पढ़ो, जो आप पढ़ते हो वो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है। आपको अवेयरनेस होती है, आपको ज्ञान होता है, और ज्ञान का पता चल जाता है जब आप किसी से बात करते हो। आपको ऐसी चीज़ें पता होती है जो लोगों को लगता है कि ये तो मिथ होता है। आप मिथ को बस्ट करते हो, आप उनको बताते हो कि ऐसा नहीं, ऐसा होता है। उससे आपकी ज्ञान का पता चलता है। आप उस किसी चीज़ की तह तक जाओ, आप इंटरेस्ट लेके क्यूरियस होके पढ़ो उसको। सिर्फ लेबोरियस होके नहीं पढ़ना, क्यूरियस होके पढ़ना है। और सोशल मीडिया जैसे अभी तो मैं
फेसबुक उससे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से बहुत दूर हूँ। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो आपको लगता है कि आपको समाज के जो आपका टाइम लेते हैं और आउटपुट नहीं दे पाते, ऐसी चीज़ों से दूर रहना पड़ता है। आजकल नो डाउट कि सोशल मीडिया का ज़माना है, बिल्कुल दूर रह के काम नहीं चलता, लेकिन आप उसका टाइम सीमित करिए। आप करिए, अगर हाँ मेरे को 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा चलाना है तो मैं आधा घंटा चलाऊँ। दूसरी बात ये देखा है कि जो भ्रमित करती है वो होती है सोशल मीडिया की दुनिया। आजकल इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लोग देखते हैं कि चकाचौंध है, उसमें आके वो भ्रमित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि असली जीवन तो वही है, लेकिन असली जीवन जब वो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि भाई जो देखा था वो तो कुछ नहीं है, और फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो मैं कहूँगा उससे बचो। असली जीवन में और जो रील की दुनिया में है, जो टीवी की दुनिया है, जो मोबाइल की दुनिया है, वो बहुत अलग है। आप असली दुनिया में रहे, दोस्तों से फ़ोन पे बात कीजिए। आप अगर आप आसपास जाते रहते हैं तो उनसे मिलिए, उससे अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता जी। और अगर फ़ोन चलाना है, सोशल मीडिया चलाना है, तो ये कोशिश कीजिए कि मैं समाज के बारे में ज़्यादा देखूँ। न्यूज़ चैनल को फॉलो कीजिए, जो सोशल वर्कर्स होते हैं, जो बड़े बड़े समाज सेवी होते हैं, जो फील्ड में किसी में भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनको फॉलो कीजिए, उनकी ज़िंदगी से कुछ सीखिए। तो दिनेश जी, जो आज उपलब्धि आपको मिली है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहें? सर, ये उपलब्धि मेरे माता पिता, भाई बहन, मेरे परिवार की, मेरे दोस्तों की, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, स्पेशल फ्रेंड्स हैं, मेरे गुरुजन हैं जी, मेरे सहयोगी हैं, सारा समाज है, सबकी उपलब्धि है सर। बिल्कुल। और सबसे अंत में थोड़ा मैंने एफर्ट किया, सबसे कम योगदान मेरा है सर। जो मेरे आसपास इकोसिस्टम बनाया, मेरे माता पिता ने जो संघर्ष किया, मेरे भाई ने, मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को जो मोटिवेटेड किया, मेरे जो सहकर्मी थे और मेरे जो शिक्षक थे, जो उन्होंने सिखाया, उन्होंने इमारत तक बनाई सर। और थोड़ा बाद में मैंने थोड़ी सी अपनी मेहनत से उस इमारत के ऊपर चढ़ के मैंने ये बुलंदी हासिल की। और अभी मैं कोशिश करूँगा, मेरी पूरी एक सपना है कि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में एक IAS के बनूं और समाज को सर्व करूं। मैं नो डाउट कि इसमें भी सर्व करना चाहता हूं, और ये भी बहुत अच्छी सेवा है, और मैं इसमें भी पूरा योगदान दूंगा। भारत के जो सीमाएं हैं उनको रक्षित करने में पूरा योगदान दूंगा। दिनेश जी, जिस विद्यालय में आज हम लोग बैठे हुए हैं और जहाँ ये बातचीत हो रही है, इसकी कोई सुनहरी यादें आपको याद आती हैं? कुछ हाँ, क्लासरूम कभी याद आता है? क्लासरूम याद आता है सर। क्लासरूम में कैसे शिक्षक पढ़ाते थे, कैसे हम दोस्त लोग मिलके मस्ती करते थे, मजाक करते थे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा सर, मैं विद्यालय में टॉपर नहीं था। टॉपर इन द सेंस कि टॉप रैंक नहीं आती थी। फर्स्ट नहीं था तो ऐसा नहीं कि लास्ट था। टॉप 3, 4, 5 स्टूडेंट में हमेशा रहता था। 90% से कभी कम मार्क्स भी नहीं आए। 93, 4, 5, 6, 7 तक। आप ये मत सोचिए कि आपके अंक कितने आते हैं जी। आप पढ़िए, ज्ञान लीजिए। अगर आप टॉपर नहीं हो तो कोई बात नहीं, ट्राई करो, आप सेकंड बेस्ट रहो, थर्ड बेस्ट रहो, पूरी कोशिश करो जी। और योगदान ये रहेगा कि मित्र थे, दोस्त थे, और हाँ, यहाँ स्कूल ने एक्सपोजर बहुत दिया जी। जब मैं छोटा बच्चा था स्कूल में, तो मैं मेरे हाउस का लीडर था, तो हम स्टेज पे आते थे। जब 2000 बच्चों को आप एड्रेस करते हो तो आपका स्टेज फिर चला जाता है। आप ये कहीं ना कहीं आपको काम आता है इंटरव्यूज़ में, पर्सनैलिटी टेस्ट में। और मैं तो कहना चाहूँगा, जो आपका टेस्ट लेते हैं वो उसकी तैयारी आप 6 महीने 1 साल में नहीं कर सकते। जो जीवन भर आपने सीखा वही आपका टेस्ट होता है। तो आप स्कूल में अच्छे से पढ़िए, सीरियस होके। स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जैसे मेरा फिजिकली तो मैं थोड़ा सा कमज़ोर था, कमज़ोर इन द सेंस कि मैं थोड़ा सा ओवरवेट था, हल्का सा, तो खेलता फिर भी था मैं। और फिर मैं करता था कि मेरा एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, तो मैं पढ़ाई से रिलेटेड को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान देता था। जैसे क्विज़ हो गई, तो मैं इंटर यूनिवर्सिटी क्विज़, इंटर स्कूल क्विज़, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्विज़ में जाता रहता था। और वहाँ मैंने बहुत अच्छे मुकाम हासिल किए, स्कूल को और अपने अध्यापकों को, खुद को भी गौरवान्वित करवाया सर। अच्छा दिनेश जी, ये बताएं कि देखिए, मनोरंजन तो सभी करते हैं, और ज़रूरी भी है भाई कि पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई कुछ ऐसा भी होना चाहिए ताकि
मन थोड़ा डाइवर्ट हो। दिनेश जी क्या कुछ करते रहे हैं, क्या इंटरेस्ट किस फील्ड में आपको? सर मेरा फील्ड है कि मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाई के बाद जब बोर हो जाता हूँ फिर पढ़ता हूँ मैं मनोरंजन के लिए। नोवेल पढ़ता हूँ, सेल्फ हेल्प बुक्स भी पढ़ता हूँ। बहुत सुंदर। फिर कभी मन करता है तो ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ लेता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज भी देखता हूँ। हॉलीवुड मूवीज़ मेरे को देखना पसंद है, जो साइंस फिक्शन एंड फैंटेसीज मूवीज़ होती है जी, वो भी देखता हूँ। स्पोर्ट्स भी देखता हूँ सर मैं, क्रिकेट, फुटबॉल, कई प्रकार के स्पोर्ट्स को भी फॉलो करता हूँ सर। और रिश्तेदारों से, दोस्तों से और फैमिली से बात करता हूँ सर। ये मेरा मनोरंजन है। ऐसे मैं अपने मन का तनाव और जो मेरी मेंटल वेलबींग है उसको मैं मेंटेन करता हूँ सर। बहुत सुंदर। तो दिनेश जिंदल जी, आपने जो है आज हमारे विद्यालय में आकर के तमाम जो है अपने जीवन की तमाम बातों को हमसे साझा किया और ख़ास तौर से जो है उन पहलुओं को हमसे शेयर किया है जो शायद कभी जहन में आपकी आ जाती होंगी। ये वही विद्यालय है जहाँ से आपने जो है 7th के बाद पढ़ाई शुरू की। बचपन में खेलते थे सर। हाँ, लेकिन आज ज़िंदगी जो है वो मेहनत और तमाम गुरुजनों के आशीर्वाद से आप एक मुकाम पर पहुँचे हैं। तो हमारी तरफ से भी हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आपका जो सपना है यूपीएससी में आईएएस बनने का, वो सपना जल्द साकार रूप ले और आप आगे बढ़ें। आपसे जो हमारी बातचीत हुई है वो तमाम जो हमारे विद्यार्थी देख पा रहे हैं, उन्हें भी आत्मबल मिलेगा, संबल मिलेगा और वो और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ पाएंगे। उनकी राहें भी प्रशस्त होती हुई नज़र आएंगी। आपने हमसे बातचीत की दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये विद्यालय है जहाँ से हमारी न्यूज़ शुरू हुई थी, जहाँ से हमने सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू किया। आज हम मुकाम पर पहुँच सके हैं और विद्यालय का और गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत योगदान है इनका सर मेरी ज़िंदगी में। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।